घर को राख की सूरत देखकर इसके अंदर जैसे उबाल उठे थे। सुर्ख चेहरे से इसने अपना जलता घर देखा और मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। आगे पीछे कई गाड़ियाँ रुकी थी। सब हैरत में थे कि ये कैसे हुआ, शायद इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो। वली ने अफसोस जाहिर किया तो सदाम ने भी इसकी तारीफ की। फिरोज ने दोनों को खूंखार नज़रों से देखा। ये मेरा घर था फिरोज खान का, यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट था। ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो। वो गुस्से से चिल्लाया। सदाम और वली ने बेवक्त इसकी तरफ देखा। इसकी तलमिलाहट देखकर दोनों को अपनी जगह सुकून मिला था। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था, क्यों घबराता है, साई घर ही तो था जल गया। सदाम ने शानिश किया तो फिरोज ने इन पर लानत भेजी और फिर इससे राख को घूरने लगा। इसके मुलाजिम आग को बुझा रहे थे। गाँव के लोग रफ्ता रफ्ता जमा होने लगे थे। फिरोज की हालत ऐसी थी, कांटों के बदन में लहू नहीं। सदाम ने हाथ चाड़े और अपनी गाड़ी में बैठा। वली भी अपनी गाड़ी में सवार हुआ। जबकि इनायत को वो कह चुका था वह खड़ा रहे। सब इधर उधर हुए तो फिरोज का मुलाजिम इसके नज़दीक आया। जबकि फिरोज भी धूल उड़ाती धूल जाती गाड़ी को चुपती नज़रों से देख रहा था। मुझे लगता है सरकार, इन्हें मालूम हो गया है, वो बोला तो फिरोज ने खा जाने वाली नज़रों से इसकी तरफ देखा और अचानक इसका गिरेबान पकड़ के इसके दो थप्पड़ लगा दिए। अपनी ज़बान से दूसरा कोई लफ्ज़ निकालने से पहले हज़ार बार सोच ले। आज अगर तूने से डर कर ना भागता तो इनकी खुशियों को भी घिन लगते, जो मेरी बर्बादी पर मुंह दिखाकर दफ़ा हो गए। वो धाड़ आता जबकि मुलाजिम ने उसके सामने हाथ जोड़ता रह गया। फिरोज के तन बदन में ऐसी आग लगी थी कि बुझाए ना बुझे। हाँ, अगर सद्दाम खान जान चुका है कि वो उसका दुश्मन है तो ठीक है, सामने आकर ही सही वो उसको जान से मार देगा, क्योंकि जो कुछ इसका था उस पर सदाम नाक बनकर बैठा था। गाड़ी हवेली के सामने रुकी थी। सदाम फजल खान सुकून से गाड़ी से बाहर निकला। हाँ, इस पर लगा इल्ज़ाम पूरी दुनिया के सामने हटानी था, मगर आज इसने अपनी बीवी की आंखों से गिरे तमाम आंसू का पहला बदला ले लिया था। हाथ फजल खान भी बाहर निकले। तुमको क्या लगता है किसका काम है? फजल खान अजीब चश्म पंच का शिकार था। हाथ भी वहीं रुक गया जबकि शहाब भी वहीं आ गया। हॉल में ख़वातीन भी शाह जमा थी। सब सन्नाटे की जद में सदाम को ऐसे देख रहे थे जैसे जो वो कहेगा सब सच होगा, इसका अपना ही होगा, बचपन से नौटंकी करता आया साला। सदाब ने सर्द लहजे में शाने झुकाकर कहा तो फजल खान ने घूरा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो अपना घर क्यों जलाएगा? यही तो बात है बाबा साहब, लोग जला कैसे लेता है अपना घर? बहुत ही सख्ती से बोला कि सब हैरान रह गए। इसे मुद्दतों बाद अपनी माँ की तरफ देखा। तंज भरी नज़रें थी तो सबकी निगाह इसकी निगाह के ताक़ुब में गई। वो देख रहा था 2 दिन से वो क्या कर रही थी। सदा वहाँ से निकलता चला गया। हाँ अनायत बोलो। उसने फ़ोन उठाया जबकि कमरे में आतिश दरिश को भी देखा। खान यहाँ तो सब जल गया है। अनायत बोला। हाँ तो छोड़ना भी कुछ नहीं था, इसने हमारी बीवी के माँ बाप को जला डाला, हम इसको कुछ छोड़ता? तुम ऐसा कर अब वापस आ जा, इसने कहा था जबकि दरिश की फैलती आंखों को इसने देखने के बावजूद भी इग्नोर कर दिया। अनायत इससे अभी बात कर रहा था जबकि दरिश खुद को हवा में मुअल्लक महसूस कर रही थी। इसके हाथ पाँव काँप उठे थे। आंसू का एक गोला गले में फंसने लगा जो अब आंखों से निकलने को बेताब था। कुछ देर के बाद इसने फ़ोन बंद किया और जरीश की जानिब देखा, मगर बोला कुछ नहीं जबकि जरीश की अब हिचकियाँ बनने लगी थी। वो सदाम की जानिब देख रही थी। सदाम भी खामोशी से इसकी सूरत देख रहा था और जब इसका सांस फूटने लगा और वो बच्चे की तरह रोने लगी तो सदाम ने हाथ बढ़ाकर सारी दीवारें बीच की खुद ही गिराकर इसको सीने से लगा लिया। सारी बच्चों की तरह सिसकियाँ भर रही थी। सदाम इसके सर पे हाथ फेरता रहा। वो अम्मा पद तो मासूम थे। अब आप जानते थे कि सदाम, मेरे अब्बा सिर्फ एक किसान थे और अम्मा अम्मा वो फूट फूट कर रोती, जख्म जैसे हरे हो गए। सदाम ने इसे खुद में मज़ीद खींच लिया। ये वो लड़की थी जिसके बिना इसके लिए एक सांस लेना भी मुश्किल था। हाँ, इस पर सब गुनाह माफ़ थे। हाँ, इसने इसके लिए अपने उसूल तोड़ दिए। हाँ, वो इसका आशिक था, भले फिर वो इससे मोहब्बत करती या ना करती, वो इसकी थी और जब वो इसकी थी तब वो क्यों इसके किसी कदम का मुंतज़िर रहता। खुद में इसको बीच कर उसके सारे दर्द चुन लेना चाहता था, मगर इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिरोज़ से बदले पर इसके ज़मीर ने इसे सख्ती से उकसाया था। इसने इसको ज़लील कर दिया था। वो एक-एक हरकत का जवाब देता। इसकी बहन इसी की वजह से आज इसकी बीवी थी, जिसकी शक्ल भी वो कभी ना देखे। ऐ दिलबर, तुम जितना रोगा हम इसको उतना दर्दनाक सज़ा देगा। इसका चेहरा अपने सामने करके उसके बाल इसके चेहरे से हटाता बोला। ज़रीफ ने इसके हाथ पकड़े और बेताबी से इसकी तरफ देखा। मुझे मुझे मैंने आपको गलत समझा। इसके लबों से इसके लफ्ज़ बड़ी चाहत से चुनकर वो खुद को उसकी मोहब्बत से सैराब कर रहा था। मोहब्बत, चाहत, इश्क इसके लफ्ज़ की शिद्दत में छुपा था।
जरीस इसकी शिद्दत को सह रही थी। सदाम ने उसकी गर्दन में सख्ती से हाथ डालकर मजीद इसको खुद में जकड़ लिया। जरीस की सांसें टूटने लगी। सदाम आहिस्तेगी से इससे जुदा हुआ। तुम तो हमारा जाहिल सा महबूब है। तुम छोटी छोटी बातें करके हमारा दिल में राज करता है। ऐसा बड़ा बड़े बातें करके हमको सज़ा पर मत उकसाया कर। चाहत लुटाता लफ्ज़ इसके चेहरे पे बिखरने लगा। आप मुझसे खफ़ा हैं? इसके लफ्ज़ से घबराती शर्माती वो बोली। नाराज़ इससे होता जिसमें दम ख़म हो। तगड़ा महबूब मिलता हम तब नाराज़ होता। अब ऐसा चूहिया सा तो महबूब है, क्या नाराज़ होकर इसको हलकार करे? पीछे तकियों से टेक लगाते हुए इस पर अपने दिमाग की गौर फशानी करने लगा। जबकि ज़री हैरत से खुद को चूहा सुनकर इसकी शक्ल देखने लगी। मतलब आप मुझे चूहा नवाब जी, वो खफ़ीसे से देखती इसके पास से उठती कि सदाम ने उसका हाथ पकड़कर खुद के पास गिरा लिया। तुम चोर है, अफ़सोस इस गाँव के राजा का रानी छोड़नी है। तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? उसके रेशमी बालों को लबों से छूता बोला। आपने इसको शॉपिंग क्यों कराई फिर? जरीस ने आंखें दिखाई, निकाल ले गए नाकों को, तमीज़ से रह रह बार बार बताएगा नहीं, वो घूर कर बोला। थोड़ा-सा भी नहीं। ज़रिश मासूम से आँखें टपटपा कर बोली, इसकी मोहब्बत में आज दिल से मशहूर हुई थी। इसकी मोहब्बत इसके लिए कितनी हसीन, कितनी पुरएतमाद, कितनी खूबसूरत थी। खोट इसकी मोहब्बत में था कि वो एतबार न कर सकी। जबकि सदाम ने हमेशा इसके हाथ में एतबार की कड़ी थमाकर इसे मुअत्बर किया था। मर्द मोहब्बत करे तो दुनिया का खूबसूरत मंज़र औरत के गिर्द खिंच जाता है, मगर वही मर्द एतबार दे तो औरत के लिए हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। फिर वो इस मर्द पे अपनी तमाम तमाम वफ़ाएँ निछावर कर दे, अपनी जान इस पर वार दे, तब भी कम हो। और आज इसके दिल में सदाम खान के लिए इश्क का पौधा खिल उठा था। बिल्कुल नहीं, इसकी कमर पे सार बाँधते हुए इसे अपनी पनाहों में जकड़ लिया, जबकि ज़रीस ने खुद को इसके हवाले अपनी चाहत से करके अपनी मोहब्बत को मुदबर कर दिया। रात के आँचल ने दोनों को आगोश में भर लिया। बिल्कुल बाप पर गई है ये, इसने चिढ़कर अपनी माँ की तरफ देखा, जो रोती हुई बच्ची को सँभाली थी। अब तक जाना ने इसका नाम नहीं रखा था और वली से भी इस वक़्त वो चिढ़ी बैठी थी। जाना बच्चे नाम तो रखो कोई बच्ची का, उन्होंने नरमी से कहा। हाँ, इसके बाप को परवाह है। वो तकियों से टेक लगाती इसकी कमर पे भी दर्द की लहर उठ रही थी। अच्छा तो मेरी बेटी को परवाह हो रही है, वो मामूली से मुस्कुराई। तो जाना ने इनकी तरफ देखा, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। जाना ने नफ़ी की तो सहेला गई। जाना ने चोर नज़रों से माँ की तरफ देखा। वो अपने दिल की बेचैनी जैसे अब तंग आने लगी थी। वो ज़ालिम था, इसके साथ इसने कितना जुल्म किया था, मगर इसकी मुख्तसर सी तवज्जो क्यों इसे इस तरफ की तरफ माइल कर रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी, मगर अपने दिल को सख्ती से टपट कर इसने गोया खुद पर भी से लापरवाही का खोल चढ़ा लिया। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का हैरान-कुन दिन था। इस ज़ालिम के चुंगल से कभी निकलने का तसव्वुर भी नहीं किया था, जिससे आज़ाद होकर वो आज किसी और की मनकुआ बन गई थी। चूड़ियाँ उतारते हुए अपने गुज़िश्ता दिन सोच रही थी। क्या वो उसकी कमज़ोरी नहीं जानता था? हाँ, वो नहीं जानता होगा। इसके अंदर के नुक्स को वो नहीं जानता होगा। ये ख़्याल आते इसका दम घुटने लगा और घुटनों में मुँह छुपाकर वो रोती। खिड़की पर अचानक खटकने की आवाज़ आई तो वो चौंक कर सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगी, जिसमें से अंदर आते हाथ को देखकर वो रोना भूल-भाल कर अपनी जगह से उठी। वो कराया और बेला ने आँसू साफ़ करके इसकी तरफ देखा। हुआ क्या था? उफ़! मार दिया, वो बाजू पे सहलाता बोला और बेला की तरफ देखा झुककर इसको देखना चाह रही थी। इसको देखते ही एकदम वो सीधी और एहसास हुआ और वो उसके कमरे में है। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बोली, लो अपनी ज़ौजा से मिलने आता, मगर ये कमबख्त की बाजू ज़ख्मी कर गई। हाथ ने ज़रा बाजू फिर से चलाया, बेला की निगाह इसकी शर्ट पे लगे खून पर गई। आपके बाजू से खून आ रहा है, वो एकदम बोली, हाथ मुस्कुरा दिया। तो आप किस लिए हो? वो गंभीर लहजे में बोलता इसको खींचकर बेड पे बिठा गया। उसको फुर्सत से देखने लगा। बेला का चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि दिल कानों में धड़क उठा। आप इश्श यार तुम में क्या जादू है? कहो गया बंदा खो गया है बंदा तुम में। इसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला। बेला इससे दूरी हाथ मुस्कुरा दिया। और अभी वैसे घबराए शर्माए चेहरे पर मज़ीद गुलाब खिलाता जो कि वो खिलाने वाला था। दरवाज़ा खुला धड़की आवाज़ से। बेला ने चौंक कर नज़रों से शहाब और अनायत को देखा। सबके हाथ का दिल क्या कहीं डूब कर मर जाए, आज ही इन सब के गले घोंट दे। वो जानता था वो इसका क्या हशर करेगा। इसकी मेसनी सूरत देखकर बेला के लब अपने आप मुस्कुरा उठे, जबकि हाथ ने मस्काने से दोनों की तरफ देखा। सदाब अनायत, सदाम को बुलाओ। साहब ने मुँह पर हाथ फेरा।
बच्चों तो बच अब शहाब के कहने की देर थी कि हाथ दौड़ कर तक पहुंचा। लाला लाला इसकी बेचारगी पे बेला हंस पड़ी, जबकि इसने घूरा। तुम्हें तो अच्छे से पूछा होगा, तुम्हें मासूम मैं समझता हूँ इतनी हो नहीं यार, दरवाज़ा तो लॉक कर देते करते। उसके नज़दीक आकर अचानक इस गाल पर अपना धड़कता लम्ब छोड़ता आगे आँख मारता बाहर शहाब के साथ भागा। अगला दिन रोशन खिलता हुआ चमकदार सा था। दोपहर होने को आई थी, दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुली थी, जबकि सब हैरत से इनके कमरे का दरवाज़ा देख रहे थे। खैर सदाम इतना लापरवाह नहीं था, नाश्ता सब काफ़ी पहले का कर चुका था। अब शहाब दूसरी बार डेरे से हवेली आया कि शायद अब सदाम जाग गया हो, मगर नहीं आया तो अब मंजर वही था। शहाब ने घड़ी की तरफ देखा जो 2 बजा रही थी। काफ़ी देर हो गई है, पीछे से मेसी की आवाज़ पर वो मुड़ा। इसने तो सबकी तरह नॉर्मली कहा था, मगर शहाब के जैसे सर पर लगी और तलवों पे बजी। नहीं, तुम्हें क्या मसला है? वो मियाँ बीवी हैं, आज उठे कल उठे, ये कभी नहीं उठे। ये वो गुस्से से बोलता। मेसी ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं तो बस ऐसे ही कहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेसी ने भी कमर पे हाथ रखकर इसको घूरा। हर वक्त सदाम के पीछे पड़ी रहती है, शर्म आनी चाहिए। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। वो बड़े बूढ़ों की तरह इसको समझाने लगा, जबकि जाना हाथ अनायत की हंसी निकलती रह गई। देखो समझा भी कौन रहा है, जिससे बड़ा ठरकी पैदा ही नहीं हुआ हो। हाँ, जाना के कान में बोले तो अनायत और जाना दोनों मुत्तफिक हुए। वो मेरा दोस्त है, मेसी ने उंगली दिखाकर किसी से जताया। दोस्त दोस्त की दोस्त होता है क्या है, कहाँ से पैदा हो जाता है ये दोस्त? शहाब का बस नहीं चला उंगली तोड़ते। आपको ना साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मेसी ने पाँव पटका हवेली से बाहर निकल गए। आज इसे शॉपिंग पर जाना था और इस आदमी की बिलावजह मुंह लग गई। शहाब ने इसको घूरा। लाला क्यों भड़क रहे हो? जाना ने बुलाकर पूछ लिया। तुम देख नहीं रही हो उसके काम? ऐसा भी होता है भला? शादीशुदा मर्द के पीछे हाथ धोकर बैठी पड़ी है और वो मर्द वो दुश्मन मेरा मज़े से फ्लर्ट करने में लगा है इसके साथ। शहाब भड़का तो तीनों हंस पड़े। उफ हो, आपको तो लाला ना प्यार करना आता है ना ही इजहार। वैसे अफसोस हुआ, आप भी तो बाहर से आए, ये अचानक इतने मशरकी मर्द क्यों बन गए? वो खिलखिलाकर हंसी तो शहाब ने घूरा। ओके मैं करती हूँ बात, कुछ कुछ आपके रास्ते हमवार करते हैं। वो बड़े नाराज़गी से बोलती। इस वक्त शहाब को सबसे अच्छी लगी। कितना ढीठ आदमी, अब तक नहीं उठा, कंवारों के सीने पर तेल तेल डालने के लिए पैदा हुआ है। सदाम के कमरे को फिर से घूर कर शहाब बोला। हाँ तो इसके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। कितनी मुश्किल से इसको पिटा पिटा के इस बात पर राज़ी कहता कि वो जो कहेगा वो करेगा, बस सदाम को ना बताए। और अब इसकी नज़रें बेला के कमरे पर थी जो बाहर ही नहीं निकल रही थी। ओह भाई, अपनी नज़रों का ज़ाविया बदलो समझे, वरना इसे धमकाया। यार लाला खुदा का खौफ करे, ऐसे कह रहे जैसे किसी और को तकने में महू हो मेरी। अच्छा अच्छा भाई, दिल पर ले लेते हो। सदाम के लफ्ज़ अभी शहाब के मुंह से निकले भी नहीं थे कि फ़ौरन इसी ने बात का रुख पलट दिया, जबकि सबके लिए बेसाख्ता कैकमों ने हवेली में ज़ाफ़रान बिखेर दिया। साई आज न जागने का कसम खाकर सोया था क्या? मुस्कुराकर उसका खिलता चेहरा अपनी शर्ट में इसको देखकर सदाम का दिल इस पर मज़ीद झुका। तब इसकी गर्दन पे चेहरा छिपाकर वो धीमे लहजे में बोला। जरी तो जैसे मर्दों से शर्ट बांध कर आज सोई थी और सोई भी जरी तो जैसे मुर्दों से शर्ट बांध कर सोई थी और सोई भी बेचारी कब थी जो अब इसे जगा रहा था। इसको कोई रस्सियों में ना पा रिस्पॉन्स में ना पाकर सदाम अपनी बेपाक मनमानियों पर उतरने लगा। उफ सदाम, इसने कचमचाकर करवट बदल ली। तेवर तो देखो लड़की के, कैसा मुंह फेर रहा है। वो बड़बड़ाया, दोबारा इसका रुख अपनी तरफ कर लिया। जरीस ने चिढ़कर इसकी तरफ देखा। क्या चाहते हैं आप? वो मंदी मंदी आंखों से इसको देखने लगी। इसकी आंखों में नींद के खुमार की सुर्खी देखकर सदाम ने इसकी जान पर जानलेवा हमला किया। वो फड़फड़ा कर रह गई। इसकी सांस इस शिद्दत में रोकने को थी। जरीस ने इसकी कमर पर मुक्के बरसा दिए। सदाम इससे हंसते हुए दूर हुआ। तुम हमारा चाहत से और भी प्यारा दिखता है और हम तुमको बार बार समझाता है, हमारा छोटा सा बच्चा समझता नहीं। गुस्सा हम करेगा, प्यार हम करेगा, डांटेगा भी हम और आंखें भी हम निकालेगा। तुम्हारा काम है सिर्फ हमारी बाहों में शर्माना है, समझा? अब उठो। प्यार से इसको समझाकर वो नरमी से इसकी आंखों को छूता बोला। नहीं, मुझे सोना है। दरिस ने फिर से करवट ले ली। सदाम ने घड़ी की जानिब देखा। इस पर कुछ कुछ रहम भी आया। वो जानता था वो कितना बेरहम है। तभी इसको उठाने का इरादा तर्क करके इस पर कंबल फैलाकर वो फ्रेश होने जाता है कि इसके फूले गालों ने एक बार फिर उकसाया और इसने इसके फूले गाल पर ही काट लिया।
ज़री बच्चों की तरह गुस्सा करने लगी, जबकि सदाम ने हंसकर वहीं दोबारा प्यार किया। सो जाएं, चिढ़ता ऐसा जैसे हमने कोई अनोखा काम किया है। समझता नहीं आशिकी जाहिल। वो सर झटक कर वॉशरूम में बंद हुआ और अगले 20 मिनट में वो कमरे से बाहर निकला। शदीद भूख का एहसास हुआ। लॉन्च में सब मौजूद थे। उसकी तरफ देखकर शहाब ने हाथ उठाया। दूल्हा राजा तशरीफ ला रहे हैं, ज़रा 400-500 तोपों से इनका कत्ल करके सलामी दी जाए। जल भुन कर बोला। सदाम को हंसी आई और वो सुकून से इनके पास आ गया। खान खाना खाएंगे? अनायत बोला तो उसे सर हिलाया और अनायत ने शुमाइला को कहा, लोगों के साथ मसला किस किस्म का इल्म ही नहीं। इसने कहा तो इसकी बात समझते शहाब के सिवा सब हंस पड़े। तो यारों के साथ यारी तो निभाई ना। तूने ऐसे यारों से बेहतर बंदा बंदर पाल ले, मगर यार ना पाले बनाए। तो भाई तू ना बना, हम कौन सा मर रहा है। इसने सुकून से कहा तो शहाब चाह कर भी उसकी गर्दन नहीं दबा सका। चाइना का हंस का बुरा हाल था, जबकि हाथ इस महफिल में होकर भी अपनी मोहतरमा के बाहर निकलने के इंतज़ार में था। जाना तुम्हारी लड़की कहाँ है? सदाम ने बच्ची के बारे में पूछा। वो मोरे के साथ साथ इसने लापरवाही से कहा तो सदाम ने सर हिलाया। यानी इसकी माँ मसरूफ़ थी, तभी आज खाना कोई और लगा रहा था। इसको कुछ अच्छा नहीं लगा, बचपन की आदत थी, मगर किसी पर ज़ाहिर किए बिना इसने खाना शुरू किया। तुम्हारा आदमी तुम्हारी लापरवाही देख ले तो हम जानता सुलट सुलट कर मर जाए। इसे सुकून से कहा। मरने की बातों पे साख्ता जाने के मुंह से अल्लाह न करे निकला, जबकि सदाम हंस दिया और जाना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। लो वो गधा भी आशिकी के लायक लगता है, हमें तो साइको लगता है, पेंडू साला। शाहब और रात ने भी तायद की। सबके ख्यालात गोया एक से थे। फजल खान भी इनके बीच में आ गए, जबकि जाना ने सबकी तरफ देखा। बाबा सही आप देखें ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। वो बोली, क्यों भाई, हमारी लड़की को सताने का ठेका लिया है? वो बात नहीं जानते हुए सबको घूर कर बोले, आपका लड़की इस खुर का हमायत लेता है। दो लुकमे लेकर पानी पीकर वो फिर सीधा होकर बैठ गया। जाना धीर रानी, हमायत का तो वो उल्लू का पट्टा मिला था ना, चंदा ऐसा नहीं करते। फजल खान के कहने की देर थी। हॉल में फिर से ज़ैफ़रान सा बिखर गया। हाथ ने टेबल पर जाकर मज़ीद शोर कर दिया। लाज़िमी मुस्कुराहट है, आज इनके मालिक बड़ी फुर्सत से महफिल लगाए बैठे थे, जबकि जाना ने पाँव पटके और वहाँ से वॉक आउट कर गई और सब अरे अरे करते रह गए। तभी वहाँ फ़िरोज़ ख़ान दाखिल हुआ। सदाम की निगाह इस पर थी। टूटी-पिटी हालत, चेहरे पर गम, और कहीं से फ़िरोज़ ख़ान तो नहीं लग रहा था। सबको उसको देखकर खामोश हुए। अब तक किसी को पता नहीं चला था कि घर समेत डेरा चल गया था और बेघर होकर इनके घर पर आ पड़ा था। आओ आओ से लाला साईं, ऐसा मुँह क्यों लटकाए फिर रहा है, जैसा बेवा हो गया है। आखिर के लफ्ज़ वो मुँह में बड़बड़ाया, जबकि शहाब और इस संजीदा माहौल में हँस पड़ा। सबने इसकी तरफ देखा और उसने हाथ उठाकर एक्सक्यूज़ किया। मेरा कमरा सेट करा दो अनायत। फ़िरोज़ ने सदाम की बात का जवाब दिए बिना अनायत की तरफ देखा। मगर हमको लगता है इस कमरे में काट कबाड़ रखा है। क्यों अनायत बादशाह? बहरहाल जाओ, साई के लिए कमरा तैयार करो। इसे सिगरेट सुलगाते हुए फ़िरोज़ की सूरत देखी। आग के शोले के लपक में दोनों एक दूसरे की निगाह देख रहे थे और यही फ़िरोज़ खान को अंदाज़ा हो गया सदाम खान इसकी असलियत जान गया है। एक पल को उसकी घबराहट हुई और फिर बिना जवाब दिए वो वहाँ से निकल गया। तेरी हरकतें तेरी मौत को करीब बुला रही हैं। जाते-जाते उसने दिल में सोचा, जबकि फजल खान ने सदाम की तरफ देखा। खान साहिब क्यों उसके ज़ख्मों में उँगलियाँ डालता है? वो समझ न सके सदाम के रवैये को, जबकि अलावा वहाँ सब हकीकत जान गए थे। पंगा बाबा साहिब, इसने लापरवाही से शाने उचका दिए। तो एक बार सब फिर हँस पड़े, जबकि फजल खान ने सर पकड़ा। मेहंदी का फंक्शन जैसे बाहर ले आया था। कहकमो ढोल बाजों में बेला और हाथ को मेहंदी लगाई जा रही थी। सरिश पे जैसे टूट टूट कर प्यार आ रहा था। इसका ठटक देने वाला हुस्न सबको इसकी तरफ मुतवज्जा कर रहा था, जिस पर इसका अपना शौहर गोया जान लुटाने पर बैठा था। बार बार इस पर से मोटी रकम वार करके वो हवा में उछाल रहा था। दरिश के लिए साड़ी संभालना ज़रा मुश्किल था और फिर सदाम की जान लुटाती नज़रों हरकतों से वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो रही थी। सदाम की पसंद को कैरी करना बेहद मुश्किल था। आज इसे अंदाज़ा हो गया था। कैरी करने के साथ साथ फिर इसका वल्हानापन बर्दाश्त करना, इससे भी ज़्यादा इसे किसी की परवाह नहीं थी। हर थोड़ी देर बाद वो उसके साथ फ़ोटो सेक्शन कर रहा था, जबकि फ़िरोज़ खान गौर से चुभती नज़रों से ये मंज़र देख रहा था। हाथ ने अलग बेला की जान पर बना दी थी। इसने नूर अपने निकाह के बाद हवेली में दोबारा दिखाई न दी। वो अच्छा ही था कि वो लड़की दिखी नहीं, वरना बेला की ब्रेन वॉश करके इसने इसे किस तरह इस आदमी के पास दोबारा भेजना चाहा था, वो समझ चुका था। बेला हाथ के शौक जुमलों से खुद में समेटने लगी थी, मगर वो भी हाथ था सदाम फजल खान का भाई, जो अपनी महबूबाओं की जान सूली पर लटकाए रखते थे।
मगर जाना ज़रा उदास सी नज़र आ रही थी। शहरयार, आयशा आंटी दोनों आ गए थे। फिर ऐसा क्या काम पड़ा कि वो नहीं आया? वो अगर बार-बार दाखिली दरवाज़े को देखकर जिसे लाशें बस की मुंतज़िर थी। क्या हुआ जाना साहिब? सादाम ने इसके शाने पर हाथ फैलाया। कुछ नहीं लाला, वो मुस्कुराई। सदाम ने इधर-उधर देखा, इसका दिल को कुछ हुआ था। अपने बहन भाई की खुशी ऐसे बेहद अजीज थी और वो घामड़ आदमी इसकी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट लिए न जाने कहाँ बैठा था। इसे शहरयार की तरफ देखा और इसे पास बुलाया। तुम्हारा भाई क्या जवानी में मरना चाहता है? इसे संजीदगी से पूछा। जाना पर अब भी बाजू फैलाया हुआ था। वो सुबह से गायब है हवेली से। शहरयार ने लाइल्मी का इजहार किया। हम तो तुमको इसका साथ आना चाहिए था। तुमको इनके साथ आना चाहिए था ना। लाला, जाना ने सदाम का हाथ झगड़ा और तभी वली फूलों के बुके समेत अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे इसका एक मुलाजिम था जिससे कई बैग्स उठाए हुए थे, जिससे साफ लग रहा था इसमें बच्चे का सामान होगा। शेरियार को अब अंदाजा हुआ कि वो सुबह से कहाँ गुम था, जबकि वली का जाना को सदाम के साथ देखकर हलक कड़वा हो गया था। मगर इसके चेहरे पे खिलने वाली मुस्कुराहट को भी वो देख चुका था। वली इनके नज़दीक आया और जाना की तरफ वो बुके बढ़ाया तो जाना ने थाम लिया। इसकी सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी। भाई इसका इसके शाने पे हाथ फैलाए खड़ा था। इसका शौहर इसके सामने था, जबकि ज़री शहाब अनायत भी वहाँ आ गए थे। अब तुम इसको आज़ाद करोगे? ये मेरी कहानी के हमेशा विलन ही रहोगे। वली ने चिढ़कर इसके हाथ हाथ की तरफ देखा। हम तो कहानी का हीरो है, विलन जैसा मुखड़ा तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान का है। बदकिस्मती से सदाम ने आईब्रोज कर जवाब दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वली ने फ़ौरन कहा, जितनी देर मुझसे बात करता इतना इसका खून सुलगता। तो हम कौन सा तड़प रहा है? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अब अगर हमारा जहाना की नज़रों ने तुझे ढूंढा तो तेरा चेहरा दुनिया से गुम कर देगा। वो उंगली उठाकर संजीदगी से वार्न करने लगा। वली भी इसकी तरफ संजीदगी से देख रहा था। जाना चुप खड़ी थी। अच्छा था, इससे ज़्यादा इसको सुनाई जाती। नवाब जी, लाखे ज़रीस ने सदाम का हाथ पकड़कर पीछे किया। सदाम तो ज़रीस के साथ पीछे चला गया, जबकि शहाबी वली वो दांत दिखाकर अनायत के साथ दूसरी तरफ हो गया। शहरयार भी पहले जा चुका था। वली और जाना खड़े थे। बहुत खुशी मिल गई अपने इस सौ कॉल्ड भाई से मेरी इज़्ज़त करवा कर। इसने इसकी तरफ देखा। चलो, किसी ने तो की आपकी। जाना ने पुरसुकून होकर कहा, ये जो तुम्हारे मिजाज माँ बनने के बाद बदले ना, इन्हें मैं ठिकाने भी लगा सकता हूँ। उसके नज़दीक हुआ। जाने ने घबरा कर इधर देखा और उसे दूर हुई। आप अपने काम से काम रखें, वो बोली, जबकि वली तो मेहंदी शरारे शर्ट में इसको इतनी खूबसूरती से तैयार हो देखकर दिल के मचलने पर मदहोश होने लगा। ज़ैनब की कलाई अचानक थाम कर उस पर नरमी से अपने अंगूठे से सतर खींचने लगा। वली, ज़ैनब की सांसें वहीं थम गई थी। मेरे साथ चलो, मेरा कमरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहत से बोला। जाना ने इसकी आंखों में देखा जैसे सच्चाई हल्को ले रही थी, मगर तादेर नहीं। इसे याद था इस घर में इसके साथ क्या हुआ था। इसने वली के हाथ से अपनी कलाई आज़ाद कराई। चौधरी वली, आपने, आपके कमरे ने या आपके घर ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, ना वहाँ मेरे लिए भी जगह थी। फिर मुंतज़िर कैसे हुए आप मेरे लिए? वो तल्ख़ी से बोली, जबकि वली वली बिना इर्द-गिर्द खड़े लोगों का ख़्याल करे। आज अपनी अना को जूतों के नीचे कुचलते। इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भर गया। मुझे अंदाज़ा हो गया चौधरी वली, तुम्हारे बिना कुछ नहीं, और जानती हो जब से तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया है, दिल में अजीब-सी बात है जो किसी तौर पर चैन नहीं लेने दे रही है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई उल्फ़त नहीं रखती। जानती हो मैंने कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, जो चीज़ जैसे चाहा पा लिया। मगर आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए इस घर में ज़िंदगी का रुख बदल दूँगा। मेरा यकीन करो, मुझे मेरा बच्चा और तुम दोनों अज़ीज़ हो। मेरे साथ चलो। जाना की हिचकियाँ भरती इस वजूद को बेचैनी से देखता। आज वो अपना दिल इसके सामने बिछा चुका था। चौधरी वली की अना का बुत टूट गया था। सबके होंठ चेहरे थे। हैरानगी थी। एक एक बार बस बोलते जा करने लगा। जाना के बेसाख्ता हाथ इसके हाथों पे पड़े थे और वो बुरी तरह रो दी। इसकी एक-एक लफ्ज़ की गवाही जाना का दिल दे रहा था। हाँ, इसने इसके साथ अच्छा नहीं किया शुरू दिन से आज तक, मगर इसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि भरी दुनिया के सामने इसको बदनाम करने वाला शख्स इस भरी दुनिया के सामने हार कर इसके सामने झुक जाएगा। जिसकी अना की इमारत इतनी ऊँची थी कि वो जितना चाहती वो कभी नीचे ना आता। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ काम इतने एक्सपेक्टेड होते हैं कि इनके होने के बावजूद हमारे लिए यकीन करना मुश्किल होता है। मगर हैरानकुन और बाइस खुशी भी। इस वक्त तो जाना का वही हाल था। वली को आज भी इसने तना भेजा था, मगर आज इसको बेचैन नज़रों से वो खुद भी अफसरदा हो गई थी। वो जा चुका था। इसका दिल किया इसे रोक ले, मगर इसको रोकना आसान नहीं था, फिर रुकता भी नहीं।
ना। तभी इसके लाख इसरार के बावजूद भी जाना वली के साथ नहीं गई थी। सियाह रात में बिखरे बिखरे लॉन में दरख्तों की आगों से टकराती हवाओं में वो चेयर पर सर झुकाए खुद को उस चेयर पर समेटने में बैठी थी। इस वक्त इसके गिर्द कोई नहीं था। रात आंखों में कट रही थी। इसका एक एक लफ्ज जैसे दिल पर रिमझिम बनकर बरस रहा था। आंखें बंद किए वो सिर्फ चौधरी वली वली जो जालिम था, नक चढ़ा था, मगरूर था, मगर इसका था, इसी के बारे में सोच रही थी। जब से जाना घर वापस नहीं आई थी तब से इसने हवेली जाना तर्क किया हुआ था। इसने एक दो बार जाकर देखा। ऐसा मालूम होता था सारी हवेली साए साए करी है, अजीब वीरानी, अजब वहशत। जो शुरू में तो इसकी अना को नहीं तोड़ सकी, और ये सब फजूल समझकर एक रात जो इसने अपने कमरे में काटी तो उसके साथ गुजारे एक एक पल की यादों के रेले ने जैसे इसका लेना मुश्किल कर दिया। खैर कमरा तो दूर की बात, इसे तो अपने दिल से इस किस्म की बेवफाई की उम्मीद नहीं थी जो वो कर चुका था। इस रात में से इतना एहसास हो गया कि वली का दिल, ये हवेली, ये कमरा सिर्फ जाना के वजह से बात होगी। उसके बाद इसने हवेली जाना छोड़ दिया। हाँ, वो सदाम की तरह इजहार नहीं कर सकता था। ना इसकी तबीयत इतनी आशिक मिजाज थी और ना इसे ये चोचले पसंद थे। मगर फंक्शन में सदाम को दरिश का मुंह मिठा कराते देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। इसने पहली बार अपनी पसंदीगी का इजहार करते हुए ज़ैनब पर से कई नोट फाड़ दिए थे। वो जानता था वो हैरान रह जाएगी, मगर वो कर गया था। ऐसा इजहार आम कर दिया था। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, अजीब चुभन सी थी जो दिल में चुभ जाए तो सिर्फ अपना जहर पिलाए, फिर दुनिया की परवाह, अपने मिजाज का एहतराम, सब जैसे महबूब की जूती तले आ जाता है। और फिर वो अलग भी इतनी खूबसूरत रही थी, मगर हाथों से मछली की तरह निकल निकल कर जा रही थी। इसके लाख चाहने के बावजूद तो यहाँ न आई। फिर 2 दिन तक अपनी बेटी का चेहरा निगाहों में घूम घूम गया। ना इसे नींद आ रही थी, ना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो अधूरा है, सबके सबके पास सब है, मगर इसके पास कुछ नहीं। तभी आज सुबह वो दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी बच्ची के लिए मुख्तलिफ सामान लेने चला गया। हाँ, ये पहली बार था, मगर इसे मज़ा आया। और जब वो फंक्शन में दाखिल हुआ तो जाना की आंखों की चमक को जी किया, लबों से चूम ले। दूरियों ने फासले ने बीच में मज़ीद ग़ुरबत हायल कर दी थी। चौधरी वली की आँख से तड़प दिख रही थी, और फिर वो मजबूर होकर इसकी तरफ बढ़ाया। इससे मोहब्बत कर डाला, खुद उसके सामने खोल कर रख दिया, और वो कितने नरम दिल की थी। इसके तेज से इज़हार से जी उठी, रोने लगी, इसका हाथ थाम गई, मगर इसके साथ फिर ना आई। खैर मोहब्बत की तड़पती वो सुलग रहा था, और मिसेस वली इसको सुलगा रही थी। इसने एस्ट्रे में राख झाड़ी और आसमान की जानिब देखने लगा। ऐसी चीज़ों पर ना यकीन करने वाले जब इस राह के मुसाफिर हो तो इन्हें चाँद तारों में महबूब की झलक दिखने लगती है, जैसे चौधरी वली चाँद में इसकी सूरत को तलाश कर रहा था। बारात का फंक्शन सर पर आया तभी सदाम को ज़रूरी काम पड़ गया। इसे शहर हर हाल में जाना ज़रूरी था, और दरिश को जब से ये खबर मिली थी तब से वो मुँह फुलाए बैठी थी। सदाम इसे शायद एक लाख बार ये बात बता चुका था कि वो अभी 11 बजे घर वापस लौट आएगा। फ़िक्र की क्या बात है, मगर वो मान कर नहीं देती, बिगड़ बिगड़ जा रही थी। अब तुम ना आना तो हम नाइट स्विम शुरू कर देगा, सदाम ने धमकाया, मगर इसका भी असर नहीं हुआ। इसे हँसी आई और इसे मुँह मोड़े बैठी थी। सदाम ने पीछे से बाहों में भर लिया। इसकी सफ़ेद शर्ट में उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगी-भीगी खफ़ा सी थी। जान यारम, देखो घड़ी चेक करो, 8 बजे है सुबह का। हमारा सही अभी आराम करके उठेगा भी नहीं। हम वापस आ जाएगा, वादा। इसने इसको प्यार से समझाया। नहीं, ज़रिश ने सरनफ़ी में हिला दिया। अच्छा ये घड़ी हमारा तुम हाथ में बाँध ले, इसमें वक़्त देखता रहे। हम तुम्हारे साथ 11 बजे खड़ा होगा। अपने हाथ की घड़ी इसके हाथ में बाँधते हुए कुछ चाहत से बोला। ज़रिश ने घड़ी की जानिब देखा और फिर गुस्से से बोली, जाए आप मुझे बात ही नहीं करनी। ज़रिश ने खुद से इससे आज़ाद कराया। बात नहीं करता, हाँ बहुत तेज़ हो गया है। इसका रुख अपनी जानिब मोड़कर वो उसके फूले-फूले गालों पर लब्ज़ छोड़ गया। ज़रिश की निगाहें भारी होने लगी, जबकि सदाम को जाम इतना मिलता इतना कम था। कभी इसके महबूब से इसका दिल भरा था। आप मत जाए ना। ज़रिश ने इसका शादाब चेहरा हाथों के प्यालों में भर लिया। अच्छा नहीं जाता, वो इतने प्यार से बोलती कि जूता उतार कर इसके साथ ही लेट गया। इस वक्त इसे अपने लिबास से पड़ने वाली शक्लों की भी परवाह नहीं हुई। ज़रिश एकदम एक्साइटेड सी होती इसको जकड़ गई। सदाम को हंसी आई। साईं कितना प्यार करता है हमसे। उसके बालों में हाथ चलाता बोला, जितने आसमान पर चांद तारे हैं। अपनी बात पर वो खुद ही खिलखिलाई, मगर नींद से बोझल होती आंखों को सदाम देख रहा था।
ڈائلاگ مارتا ہے چلاک، اس نے مصنوعی کھری لگائی، جبکہ زریش نے مسکراتے ہوئے اس پر مزید گرفت سخت کی اور آنکھیں موند لی۔ نواب جی آپ کہیں نہیں جانا، وہ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے بولی، دل پر جو حکم۔ صدام نے اس کے کان میں کہا اور نرمی سے وہیں پیار کیا، تب تک زریش کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ صدام اسے دیکھتا رہا، دل کو سراب کرنے لگا، جی بہک سا گیا تو اس کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے چن لیا۔ پیار سچا ہو تو محبوب دنیا کے کسی بھی کونے سے نکل آتا ہے، پھر اس کا تو عشق تھا جسے اس نے دنیا سے چھین لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پیار کیا، تب تک زریش بھی گہری نیند میں چلی گئی۔ صدام نے خود کو اس سے جدا کیا، اس کے بازو پر بستر رکھے اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے سفید سر پر شکنیں پڑ گئی تھی، سرمئی شال شانوں پر ڈالے۔ اسے زریش کی جانب دیکھا اور ایک پل میں اس کے نزدیک ہوتے وہ اس کے بالوں پر لبوں پر پھول بکھر گیا۔ مطمئن سے ہو کر پیچھے ہوا، باہر نکلا تو عنایت سامنے تھا۔ خان گاڑی تیار ہے، وہ بولا تو اس نے منع کیا۔ عنایت بادشاہ یہ تم مجھے دے، ہم خود جائے گا، تم دھیان رکھنا سب کا، حویلی کا۔ اس نے سے شانے تھپتھپائے۔ خان مگر اب آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ عنایت نے سوال کیا۔ کیوں ہم کو گاڑی چلانا نہیں آتا کیا؟ اس ہنسا۔ عنایت بالکل مطمئن نہیں ہوا تھا، شاہ باؤ کو لے جائے پھر؟ وہ پھر سے بولا۔ صدام نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور گاڑی آگے بھگا لے گیا، جبکہ دھواں پیچھے رہ گیا۔ تیز رفتار گاڑی نے اس کے سکون سے چلتی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کی گاڑی نے دو کلابازیاں کھائی اور کھائی میں گر گئی۔ ایک بلاسٹ ہوا تھا، آگ دھوئیں نے گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لوگ کھائی پر جمع ہو رہے تھے، چیخ و پکار میں مچ گئی تھی۔ نواب صدام فضل خان مر گیا، اس کے کانوں میں یہ الفاظ تیزاب کی طرح پڑے اور وہ جھٹکے سے اٹھی۔ نواب جی ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ خود پسینے میں شرابور تھی۔ اف، یہ کیسا خواب تھا، یہ اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس کو نہ پا کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، تبھی وہ بے چین دل سے اس کے لیے دعا کر گئی اور اپنی کلائی پہ باندھی اس کی گھڑی دیکھی جس میں 12 بج رہے تھے۔ دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، دل کو سمجھایا۔ خواب کو دفع کرتے ہوئے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی، تبھی جانا نے دروازہ بجایا۔ دیکھو لالا چلے گئے، اب بندہ اپنی بھائی کی بارات پر بھی کہیں جاتا ہے؟ جانا خفی سے بولی تو زریش مسکرائی۔ اللہ تم دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو، اس کی گردن پہ صدام کی محبت کے نشان دیکھ کر اسے شرمانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا یہ لو، آج تم لہنگا پہنو گی اور میں بھی، میسی کو بھی کہا ہے اور رائزہ کو بھی، ٹھیک ہے؟ اس نے لہنگا اس کے سامنے پھیلایا۔ زری ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئی، وہ آگے بڑھی کے چکرا گئی۔ زری جانا نے اس کو تھاما۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو زری نے نفی کی۔ ویسے چکر آ گیا، وہ بولی تو جانا نے اس کو زرد چہرہ دیکھا۔ میں عنایت لالا کو کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلائیں گے۔ وہ اس زریش کو بٹھایا تو زریش نے اسے روکنا چاہا۔ میڈم صدام لالا سے ہمارا کچومر بنوانا ہے تم نے؟ عنایت کو کہہ کر وہ بولی تو زریش ہنس دی۔ آپ سب لوگ نواب جی سے بہت پیار کرتے ہیں؟ زریش نے ویسے ہی کہا، ایسا ویسا بے حد بے شمار، جانتی ہوں میرے لالا کی بات الگ ہے، جانا جوش سے بولی۔ اور میرے لالا؟ زریش نے اس کو چھیڑا تو جانا نے اس کی طرف دیکھا، مغرور اڑیل غصے ناک چڑھے اور انا تو ایسی اتارے نہیں اترے۔ اسے تفصیل دی تو زریش پوری طرح ہنسنے لگی۔ اچھائی بھی ہوگی کوئی؟ اس نے پوچھا۔ جانا نے مسکراتے ہوئے نفی کی۔ اور عنایت تب تک ڈاکٹر کو لے آیا۔ زریش کو لگا یہ سب فضول ہے، وہ ٹھیک تھی، بس چکر ہی تو آیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے خوشخبری سنائی تو وہ حیران رہ گئی۔ شرم سے الٹا برا حال ہوا، جبکہ جانا ایک دم چیخی تھی۔ عنایت بھی ایک طرف کھڑا مسکرا دیا اور حویلی میں جانا نے آنکھ کی طرح یہ بات پھیلا دی اور بار بار صدام کا نمبر ٹرائی کرنے لگی۔ خبر ہی ایسی تھی، زریش نے اس وقت صدام کو بہت مس کیا۔ فضل خان بھی اس خبر پر پہلی بار اس کے پاس آیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا صدقہ دیا۔ زریش کے اندر سے خوشی پھوٹنے لگی تھی، وہ کتنا اہم تھا سب کے لیے، اس کے تصور سے اس کی جھولیوں میں کتنی خوشیاں بھر گئی تھی، بس اب اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ کوئی خاص قسم کا انتقام کا طریقہ تھا جو تم نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا ہے؟ صبح سے رات ہو گئی، تمہارے بھائی کی بارات تھی، عجیب انسان ہو، ولی چڑھ کر بولا تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے تم کو اکثر یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں، پھر بھی تم نہیں مانتا۔ صدام نے سنجیدگی سے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، زیادہ بکواس مت کرنا، تمہارے کہنے پر میں ایک بار میں آیا ہوں تو صرف اس لیے شاید فروز سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں مجھے۔ وہ تب کر بولا اور خود بھی سگریٹ پینے لگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو سکتا ہے جو ہم تمہارا شکل دیکھتا؟ صدام نے تیسری نظروں سے دیکھا۔ ولی نے چونک کر اس کو دیکھا جیسے منتظر ہو، بات کیا ہے؟ ہمارا گاڑی کا بریک فیل ہے، اس نے سکون سے بتایا۔ کیا مطلب؟ ولی کو جھٹکا لگا، صبح سے وہ اس کے ساتھ سفر پر تھا اور اب وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس احمق کی اولاد کو لگتا ہے دماغ صرف اس کے پاس ہے۔
हमारी गाड़ी की ब्रेकें फ़ेल करवा कर वो यहाँ हमारा काम तमाम करवाता और तुम जो इस वक़्त अपने डेरे पर होता, तुम्हारा खेतों डेरे और तुम समेत तुम्हारा काम तमाम कराता। इसने शाहनुज को आकर इसने हकीकत से रोशनास कराया। वली की गोयाई स्लिप हुई। इतना बड़ा प्लान, यानी वो जानता था तुम आज निकलोगे? वली ने सवाल किया। हाँ, और तुम्हारा खेत चलाकर हमारा सर ऊपर इल्ज़ाम रखता कि हम ये सब करके फरार जैसे हुआ है, तो हमारी गाड़ी खाई में गिर गया। जबकि वो जानता नहीं साला हम कभी कोई छुप कर काम नहीं करता। इससे छड़ छटका। तो तुम मुझे पहले ही सब इन्फॉर्म कर सकते थे और मुझे अपने साथ लाने का मकसद मुझे तुम इस सब से आगाह कर सकते थे ताकि मैं वहाँ कुछ करता। और जब मालूम होता गाड़ी में सवार क्यों हुए? वली को ये मंतक बिल्ली समझ नहीं आई। हमारी गाड़ी का फील है, ये अभी हमको पता चला है। सुबह तक ये सब दुरुस्त था और तुमको निकालने का मकसद इतना था कि इस बार इसको रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर तुम वहाँ होता तो वो चौंकना होता। अब वो खुलेआम में काम तमाम करेगा। गाड़ी को संभालते हुए वो पहाड़ी रास्तों पे ड्राइव कर रहा था। वली ने इट देखा। और तुम्हें लगता है हम दोनों बचेंगे? अभी से शदीद गुस्सा आया था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था। हम तो डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। आखिर को हमारा साला है तो इसे चिढ़ाने वाले मुस्कुराहट पर उछाली। वली का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे, मगर फिलहाल इग्नोर किया और मोबाइल उठाया तो मोबाइल में सिग्नल ही नहीं थे। इसने मोबाइल पकड़ा। अब क्या होगा? कितनी देर ड्राइव करोगे? इसने गुस्से से पूछा। दिमाग फिरोज खान पर फटने को बेताब था। सदाम ने सिगरेट शीशे से बाहर फेंकी। ये गाड़ी रुकेगा नहीं, हमको कूदना पड़ेगा। इसने स्ट्रिंग पर से हाथ उठाया। वली एकदम चौंकना हुआ। गाड़ी स्पीड से आगे जा रही थी। आगे खाई दोनों को दिखाई दे रही थी। हम बच जाएंगे? वली ने खाई की तरफ बढ़ती गाड़ी की स्पीड से कुछ घबरा कर पूछा। सदाम भी एक पल को परेशान हुआ था। कूद मारेगा तो पता चलेगा। ऐसा पूछता है जैसे हम सब जानता है। अहमक साला। इसने इसको सर धक्का दिया। वली ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से जम लगा दी। 2 कलाबाजियाँ खाकर रोड पर गिरा तो पूरी तरह चोटें आई। इसकी कोहनी से खून बहने लगा। इसने करा कर ऊपर देखा। सदाम अब तक नहीं कूदा था। सदाम, वो चिल्लाया। अब गाड़ी खाई के नज़दीक पहुंच गई और उसने हैरत से उबलती आंखों से गाड़ी को खाई में गिरते देखा। बस एक पल और सिर्फ एक पल को इसने आंखें बंद की थी। अगले पल के खुलने पर गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी, यानी गाड़ी खाई में गिर गई थी। सदाम, वो फिर चीखा। मुश्किल खुद को उठाता वो आगे की तरफ भागा। गाड़ी के गिरने से वहशत अंगेज शोर बर्पा हो गया और यकदम होने वाले ब्लास्ट पर वली ने फिर आवाज़ लगाई। सद्दाम। इसकी धार से जंगल नुमा खाई के ऊंचे ऊंचे खौफनाक दरख्त और अंधेरे में परिंदे फड़फड़ाकर दरख्तों पर से उड़े थे। इतना चिल्लाता क्यों है? जिंदा है हम। तुम्हारा खून किए बिना कहीं नहीं जाएगा। नगाहत से भरपूर आवाज़ पर वो झटके से मुड़ा। पहाड़ के करीब सदाम ज़मीन पर पड़ा था। इसके सर से खून निकल रहा था, जबकि सफ़ेद सूट के बाजू पर खून लगा था। हाँ, तुझे मरने भी नहीं दूंगा मैं, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। इसका गिरबान जकड़ते वो गुस्से से चीखा था। सदाम हंस दिया। दोनों ने खाई के नीचे से जलती आग की रोशनी को देखा।